कल के लेक्चर में हमने 11 क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज आगे करते हैं। अच्छा, आज हम क्वेश्चन करेंगे 12वां, 13वां, 15वां और 16वां। जो ये 14वां क्वेश्चन है ना, इसको मैं कल कराऊंगा। एक मैंने छठा क्वेश्चन छुड़वा रखा है और एक ये 14वां क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन हो गए, इन दोनों क्वेश्चन को आप कल कर लेंगे और बाकी आज आप ये 4 क्वेश्चन करते हैं, 12वां, 13वां, 15वां, 16वां। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझना आप। पढ़ लो इतने आप, उसके बाद देखते हैं। देखो, कह रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और माध्यिका ए डी पर एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू, क्यू आर और पी एम के समानुपाती है। मतलब क्या है कि भाई एक तो त्रिभुज है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। तो इसकी जो भुजा है ए बी और इसकी भुजा पी क्यू, इनका अनुपात बराबर है ए डी पी एम के अनुपात के, और ये अनुपात बराबर है बी सी क्यू आर के अनुपात के। समझ में आई? ए बी पी क्यू का रेशो, ए डी पी एम का रेशो और बी सी क्यू आर का रेशो बराबर दे रखा है। इन तीनों भुजाओं का रेशो आपको क्या दे रखा है? बराबर, है ना। पहले वाला पहले वाले के, ए बी पी क्यू का, बी सी क्यू आर का, और माध्यिका ए डी माध्यिका पी एम। माध्यिका का मतलब ये होता है कि इस माध्यिका ने, इस लाइन ए डी ने इस लाइन को आधा आधा बांट दिया। कहने का मतलब बी डी और डी सी ये दोनों बराबर हैं। समझ में आ गई? जब मैं आपसे पूछ लूँ यार बी सी का आधा बताओ, तो बी सी का आधा आप बी डी को भी बता सकते हो, डी सी को भी बता सकते हो। ऐसे मैं कह दूँ भाई क्यू आर का आधा बताओ, तो क्यू आर का आधा आप क्यू एम को भी बता सकते हो और एम आर को भी बता सकते हो। ठीक है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी ये वाली त्रिभुज हमें समरूप दर्शानी है पी क्यू आर के। ठीक है, तो किस तरीके से दर्शाएंगे वो समझो। तो मैं पहले आपको लॉजिक समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के बताऊँगा। मुझे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है ना, कैसे दिखाएंगे? और अब ध्यान से देखो, ए बी पी क्यू का रेशो आपको बराबर मिला है बी सी क्यू आर के रेशो के। ये तो आपको दे रखा है ना। ए बी पी क्यू का रेशो बी सी क्यू आर के रेशो के दे रखा है आपको, ए बी पी क्यू का, बी सी क्यू आर का। ठीक है, तो अगर मैं कैसे ना कैसे करके इस एंगल बी को बराबर दर्शा दूँ एंगल क्यू के, तो मैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी का यूज़ करके ये कह सकता हूँ कि यार ये दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। ठीक है, लेकिन कब कह पाऊंगा? जब ये एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों बराबर कर पाऊँ। तो यानी मेरा पहला जो एम है वो ये है कि कैसे ना कैसे करके एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर किया जाए, है ना। जैसे ही एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी का यूज़ करूंगा और ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर इन दोनों को मैं समरूप दिखा दूंगा। लेकिन कब? जब एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे? बराबर। अब एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों त्रिभुजों को, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूंगा। पहले तो इनको समरूप दिखाऊंगा, दोनों पिंक वाली को, इसको और इसको, ये दोनों समरूप होंगी। उसके बाद एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे। हो गए? एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाने के बाद साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुज ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो समझ में आया? 3 स्टेप है, वापस से बता देता हूँ। पहला स्टेप, ये दोनों पिंक त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। सेकंड स्टेप, समरूप दिखाने की वजह से एंगल बी और एंगल क्या वो बराबर होंगे, है ना। थर्ड स्टेप, फिर साइड एंगल और ये साइड एंगल साइड रूल से मैं इन दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुजों को समरूप दिखा पाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो लिखना कैसे वो देख लो। अब दिया है, क्या दिया हुआ है? आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, उसकी भुजाएं ए बी और बी सी माध्यिका ए डी के अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू, क्यू आर और पी एम के समानुपाती है। तो आप इसको चाहे तो पूरी लाइन लिख दें,
यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दें इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमें ए बी पी क्यू का रेशो बराबर मिला है ए डी पी एम के रेशो के, और ये बराबर मिला है बी सी क्यू आर के रेशो के। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो जो स्टेप आपको बताए वो यूज़ कर लो इसमें, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों पिंक त्रिभुजों को लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कैसे दिखाओगे, ध्यान से देखो, इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो, है ना। और ये पूरी साइड दे रखी है, पूरी साइड का पूरी साइड के साथ रेशो दे रखा है। अगर मैं आधा आधा कर दूँ, यानी बी डी और क्यू एम कर दूँ, तब भी तो बराबर होगा। ये पूरी साइड है बी सी और क्यू आर का रेशो बराबर दे रखा है। अगर आप इन दोनों का आधा आधा कर दें, बी सी का भी और क्यू आर का भी, तो क्या हो जाएगा, बी डी क्यू एम हो जाएगा। तो अगर पूरा रेशो बराबर है तो आधा आधा रेशो भी तो बराबर होगा, समझ में आ गई। पूरा रेशो बराबर है तो आधा आधा रेशो भी तो बराबर होगा। कैसे कह रहा हूँ देखो, 4/4 कितना होता है, 1 होता है। और इसका आधा आधा कर लो, 2/2, ये भी कितना होगा, 1। चाहे तो पूरी पूरी साइड इसका रेशो ले लो, चाहे आधी आधी का रेशो, तो तब भी बराबर ही आ रहा है ना। तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो साइड 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 लग रहा है, साइड 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 के समरूपता कसौटी से मैं इन दोनों पिंक त्रिभुजों को समरूप कह सकता हूँ, है ना। लिखोगे कैसे, आप कहोगे जी ए बी बटा पी क्यू बराबर दे रखा है ए डी बटा पी एम के, और ये बराबर दे रखा है बी सी बटा क्यू आर के। ये तो हमको दिया हुआ है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा, इन दोनों त्रिभुजों के अकॉर्डिंग। मुझे इन दोनों त्रिभुजों में ए बी पी क्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो इसको तो तंग नहीं करूँगा, सेम का सेम लिख दूंगा। अच्छा, ए डी पी एम चाहिए क्या, ए डी पी एम चाहिए ये भी, तो ए डी पी एम को भी तंग नहीं करेंगे। हाँ, बी सी क्यू आर को देखते हैं, क्या मुझे इस पिंक त्रिभुज में बी सी की जरूरत है क्या। आप कहोगे सर बी सी की तो जरूरत है नहीं, मुझे तो बी डी की जरूरत है, इसके आधे की जरूरत है। तो कोई बात नहीं, आप इसका आधा कर दो, ऐसे ही क्यू आर की जरूरत नहीं है, इसके आधे की जरूरत है ना। तो एक काम करेंगे, ऊपर वाले का भी आधा कर देंगे और नीचे वाले का भी आधा कर देंगे, है ना। आपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधा किया, तो एक प्रकार से आपने इक्वेशन को चेंज नहीं किया, क्योंकि 1/2 से 1/2 कट गया। एक प्रकार से सोच के देखो, 1/2 से 1/2 कट गया, है ना। तो इक्वेशन को में कुछ चेंज नहीं किया, जैसी थी वैसी की वैसी रखी, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो देख लो, ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बराबर बी सी का आधा। बी सी का आधा क्या होगा, बी डी भी होगा डी सी भी होगा, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, बी डी की ना। सॉरी भाई, किसकी जरूरत है, बी डी की। तो आप यहाँ लिखोगे बी डी। क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम, है ना। अब आप देखो क्या बन गया, ए बी बटा पी क्यू, ए बी पी क्यू का रेशो, ए डी बटा पी एम, ए डी पी एम का रेशो, बी डी बटा क्यू एम, बी डी क्यू एम का रेशो। यानी अगर आप देखोगे तो इस साइड का इस साइड के साथ, इस साइड का इस साइड के साथ, और इस साइड का बी डी का क्यू एम के साथ, ये रेशो बराबर है। यानी साइड 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 से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों पिंक त्रिभुज हमारी क्या है, समरूप। ये दोनों समरूप होगी, इसके बाद एंगल बी और एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। एंगल बी एंगल क्या बराबर हो जाने के बाद साइड एंगल, और ये पूरी साइड, साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुजों को समरूप दिखा पाऊंगा, ठीक है। लिखो कैसे, आप कहोगे साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गई त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके सारे संगत कोण और संगत भुजाएं, इनका अनुपात बराबर हो जाता है ना। लेकिन मुझे किसकी जरूरत है, मुझे बी और क्यू की जरूरत है, तो मैं सिर्फ इन्हीं को लिख देता हूँ, ठीक है। मैं कह दूंगा कि एंगल बी
बराबर हो गया एंगल क्यू के। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे हम समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। अच्छा, एक रीज़न आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा, कहिएगा कि ए डी और पी एम माध्यिकाएँ हैं। ठीक है, माध्यिकाएँ दे रखा था तभी ये कर पाए। बीसी का आधा करने पर बीडी कब आया? जब क्वेश्चन में माध्यिका दिया था। अगर क्वेश्चन में माध्यिका ना दिया होता ना, तो आप बीसी का आधा बीडी नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ये माध्यिका है, इसके मतलब आधा ये होगा। समझ में आ गई? इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये चीज़ होगी हमारी, है ना। इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं करा रहा हूँ आपको, आप नीचे करिएगा। ठीक है, अब एंगल बी और एंगल क्या को बराबर दिखा दिया ना। अब आप ले लो ये दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुज, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, दोनों बड़ी बड़ी को। ठीक है, देखो आप कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों में देखो ए बी पी क्यू का रेशो, ए बी पी क्यू का रेशो बराबर दे रखा आपको बी सी क्यू आर के रेशो के। इसके भी बराबर है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है ना, तो इसको लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, बी सी क्यू आर के रेशो के, ये तो आपको दिया हुआ है ना। कहाँ गया? ये आपको दिया हुआ है ना, ए बी पी क्यू, ए डी पी एम, बी सी क्यू आर। इसमें से इसकी और इसकी जरूरत थी तो मैंने लिख दिया बस। ठीक है, अच्छा एंगल बी और एंगल क्यू को आपने बराबर सिद्ध कर दिया। एंगल बी और एंगल क्यू को आपने बराबर सिद्ध कर दिया, अभी सिद्ध किया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एक पूरी साइड ले रहे हैं ना, साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। ठीक है, हो गया अपना काम। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या ली, ए बी डी पी क्यू एम ली, ये दोनों छोटी छोटी त्रिभुज ली, इन दोनों को समरूप कराया। समरूप कराने से हुआ क्या कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाने के बाद फिर मैंने बड़ी बड़ी त्रिभुजों को समरूप कर दिया। ऐसे करना है। एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, मतलब 2-3 बार निकाल लेना, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्या लिखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस तरीके से है कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के। बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अब इस त्रिभुज की भुजा बी सी पर, ये बी सी भुजा हो गई, इस पर कोई एक पॉइंट है डी, और इस तरीके से है कि एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी के। अच्छा, लेट से वो डी पॉइंट यहाँ है, कहीं भी मान सकते थे, बीच में मान लो, कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए यहाँ पे मान लिया। अब इसने कहा कि एंगल ए डी सी, ए डी सी यानी ये वाला जो एंगल है किसके बराबर है? बी ए सी के, बी ए सी, इस एंगल के, पूरे एंगल के। समझ में आई? ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, आपको दर्शाना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी।
अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आते थे उसमें कुछ इस टाइप का नहीं मिलता था। उसमें हमें रेशो देता था कि यार ये रेशो दिखा दो बराबर, है ना, या फिर त्रिभुजों को समरूप दिखा दो। अब की बार इन्होंने कुछ अलग दिया। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ना थोड़ा अलग करके देखता हूँ। सी ए का स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 2 बार लिख दिया। अब एक काम करते हैं, सी बी को नीचे ले आता हूँ। आप चाहते तो सी डी को भी ले आते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सी बी को ले आया बस। ये हो गया सी ए बटा सी बी बराबर सी डी बटा सी ए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो रेशो बन गए हमारे, यानी मुझे यहाँ पर इन दोनों रेशो को बराबर सिद्ध करना है ना। अच्छा, रेशो कब बराबर होते हैं? जब आप त्रिभुजों को समरूप करें। अगर आप किसी त्रिभुज को समरूप कर देंगे उसके बाद ही तो रेशो बराबर आ पाएंगे ना। तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए मुझे यहाँ पे त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। अब बात आती है भाई कौन से त्रिभुज लूँ। एक ये त्रिभुज भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये पूरा भी बन रहा है ना। इनमें से कौन से 2 समरूप लूँ, कौन से 2 त्रिभुज लूँ जिनको समरूप कर पाऊँ, तो वो बात आती है। तो उसका हम यहाँ से पता कर लेंगे। यहाँ से कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है सी ए बटा सी बी, है ना। तो सी ए कहाँ पे है? सी ए जी ये रहा, सी ए बटा सी बी कहाँ पे है? ये रहा। यानी एक तो बड़ी त्रिभुज लेनी पड़ेगी अपने को, पूरी वाली। अच्छा जी, और इसने कहा सी डी बटा सी ए, सी डी हो गई ये, सी ए हो गई ये। तो एक त्रिभुज कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली कि ये वाली? ये वाली लेनी पड़ेगी। समझ में आ गई? एक तो पूरी बड़ी त्रिभुज लोगे और एक आप लोगे ये वाली। कहाँ से पता चला? इसको तोड़ करके जब हमने सोल्व किया ना थोड़ा सा, तब पता चला। प्रूफ तो हम यही करेंगे, लेकिन इसको हमने इसलिए तोड़ा था कि हमें पता चल जाए कि करेंगे क्या। ठीक है, देखो स्टेप पता चल गया ना। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको खोल कर देखा तो मुझे पता चला यार 2 त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। एक तो ये वाली ग्रीन वाली, और एक ये पूरी। ठीक है, और ये दोनों समरूप हैं भी। कैसे हैं आपको पता चल गया? ये दोनों समरूप करके दिखाओ। पहले अपने आप खुद सोचो कि ये दोनों समरूप कैसे करूँगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है, पूरे कोण के। और ये कोण जो है ना, ये दोनों में ही है। चाहे आप इस त्रिभुज की बात कर लें, है ना, चाहे आप इस पूरे त्रिभुज की बात कर लें। समझ में आ गई ना। तो एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे आपकी। चाहे तो अलग अलग करके समझ लो, अलग अलग बता देता हूँ आपको मैं। एक तो त्रिभुज आपकी ये है ए बी सी, और एक त्रिभुज आपकी कुछ इस तरीके की बन रही है, ये वाली ए डी सी। अब इसका जो एंगल ए है पूरा का पूरा, ये तो बड़ा है ना, इसका एंगल ए किसके बराबर है? इसके एंगल डी के बराबर है। ठीक है, और एंगल सी जो है वो दोनों में ही है, इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों का सेम है ना, आकृति में देख लेना, दोनों का सेम है। तो एंगल समरूपता कसौटी से आप इन दोनों को क्या कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। अच्छा, अब अभी यहीं पे नाम ठीक लिख लेते हैं। इसका नाम तो कुछ भी दे दो, लेट्स से इसका नाम दे दिया आपने ए बी सी। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम देना है। अब इसका एंगल ए, ये जो एंगल ए है किसके बराबर है? डी के बराबर है ना। तो इसका आप नाम दोगे डी, और इसका एंगल भी किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। तो ए, इसका सी किसके बराबर है? सी के बराबर है, सी। समझ में आ गई? आपने अभी नाम दे दिया ठीक करके, इसका ए बी सी बनेगा, इसका डी ए सी बनेगा। नाम देना ज़रूरी है, नाम ध्यान से नहीं दोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आती। अपनी मर्जी से कुछ भी नाम देते हैं ना, फिर यहाँ पे पक्का दिक्कत आती है। इसलिए नाम जो है ना वो ध्यान से दिया जाता है। समझ में आ गई? ये नाम देने हमने, मिटा दूँ इसको एक बार, करें? हल। त्रिभुज कौन कौन सी लेंगे? ए बी सी और डी ए सी। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ए सी में। ठीक है, अच्छा जो दिया है, जो सिद्ध करना है वो आप अपने आप लिख लीजिएगा। अभी इतना तो आपको मालूम चल ही गया है कि क्या लिखना है ना। दिया में क्या लिखोगे आप? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन लिख दो उठा के, और सिद्ध करना में ये लिख दो, बस हो गया। मैं डायरेक्टली आपको सिद्ध करवा रहा हूँ। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं कि यार ये वाला एंगल ए बराबर है एंगल डी के। तो इसका एंगल ए, तो इसको बीच में लेना पड़ेगा, बी ए सी हो गया। इसका एंगल डी, यानी इसको बीच में लेना पड़ेगा, ए डी सी हो गया। चाहे आप सी डी ए कह दो, मर्जी आपकी है। ये दोनों बराबर हैं। कहाँ से पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया था। ठीक है, और इसका एंगल सी और इसका एंगल सी ये भी बराबर है। इसका अगर आप एंगल सी देखोगे तो कौन सा होगा?
ए सी बी होगा, और इसका एंगल सी देखोगे तो कौन सा होगा, डी सी ए होगा। ये एंगल इसका देख लो, चाहे छोटी त्रिभुज का चाहे इस पूरी बड़ी त्रिभुज का देख लो, दोनों में बराबर है ना। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप आते हैं ना तो उनका रेशो बराबर हो जाता है, यानी ए बी बटा डी ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी के, और ये किसके बराबर होगा, ए सी बटा डी सी के। रीजन लिखना पड़ेगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। आप पूरा लिखिएगा भाई, ठीक है। रेशियो बराबर आ गया। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे सी ए का स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी चाहिए ना। तो सी ए का स्क्वायर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देखो इन दोनों में, क्योंकि अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तभी आपको मिलेगा ना सी ए का स्क्वायर, या फिर ए सी का स्क्वायर कह लो, है ना। और यहाँ पे बी सी डी सी मिलेगा, यही हमको चाहिए। तो इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों को ले लेता हूँ, बी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा डी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो बी सी की डी सी से करो तो क्या आएगा, बी सी इंटू डी सी बराबर ए सी की ए सी से करो तो क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर। अब इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो, यानी बी सी को आप सी बी तो लिख सकते हो, तो इसको और मॉडिफाई कर दो बेशक, चाहे इतना छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और डी सी को क्या लिख सकते हो, सी डी लिख सकते हो, ए सी को क्या लिख सकते हो, सी ए लिख सकते हो गया। ये आपको प्रूफ करना था, समझ में आई। ऐसे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, कर लेंगे। तो ये चीज़ थी, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। किया क्या हमने, एक तो ये त्रिभुज ली और एक ही पूरी त्रिभुज ली, इनको समरूप कराया। अब कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये त्रिभुज लेनी है ये, तो वो हमने यहाँ से पता किया, इसको तोड़ करके देखा था, है ना। फिर समरूप दिखाने के बाद इसके फिर रेशो कर दिए, रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली और आ गया हमारा आंसर। कर लेंगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें थोड़ा सा साइंस का लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा, ठीक है। कह रखा कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक खंबा है सीधा खड़ा हुआ, उसकी लंबाई है 6 मीटर और उसकी जो छाया बन रही है वो 4 मीटर की है ना। बना देते हैं, लेट से ये खंबा है 6 मीटर का, और इसकी जो छाया बन रही है, यहाँ मान लो यहाँ पे छाया बन रही है, तो ये जो छाया बन रही है ये बन रही है 4 मीटर की। एक 6 मीटर खंबे की छाया कितनी है, 4 मीटर। और उसी टाइम एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार भी है, मान लो ये मीनार है, थोड़ा बड़ी बनाते हैं, ठीक है। और इस मीनार की छाया कितनी बन रही है, 28 मीटर। लेट से मीनार है पी क्यू और इसकी छाया बन रही है क्यू आर, ठीक है। कितने मीटर की है, 28 मीटर की। समझ में आ गई। ए भी तो एक मीनार, एक ए भी तो एक खंबा हो गया, खंबे की लंबाई है 6, छाया बन रही है 4, और एक मीनार है पी क्यू, उसकी छाया की लंबाई दे रखी है 28, मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी। अपन मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, दो त्रिभुज बन रही है ना, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दें, कैसे ना कैसे करके समरूप कर दें, तो फिर हम पी क्यू की लेंथ पता कर सकते हैं, क्योंकि समरूप हो जाने के बाद रेशियो बराबर होंगे, रेशियो बराबर होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके पी क्यू की लेंथ पता कर लेंगे, है ना। अब इन दोनों को समरूप कैसे करोगे वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, कि यार इन दोनों को समरूप कैसे करूँगा, क्योंकि कुछ दे तो है नहीं रखा कि भाई ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है। तब कुछ ऐसा दे रखा होता तब तो कर भी देते, है ना। तो अब देखिए समरूप करना कैसे है आपको। देखो, अब इन दोनों को समरूप करना है ना, तो थोड़ा सा लॉजिक समझना। जब भी हम धरती पर कोई भी वस्तु बनाते हैं, लेट से मैंने दीवार बनाई, मीनार बनाई,
खंबा खड़ा किया, है ना, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, हमेशा 90 डिग्री पे। आपके सामने वाली जो दीवार है, घर की जो दीवार है, ऐसी थोड़ी है कि टेढ़ी बना रखी हो, ऐसे बिल्कुल सीधी बनाते होंगे ना, बिल्कुल 90 पे बनाते हैं, है ना। ये जनरल परसेप्शन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दे नहीं रखा सर 90 का दो, लेकिन हम जनरली मान के चलते हैं कि भैया ये जो मीनार है और ये जो खंबा है, ये दोनों 90 पे खड़े होंगे, यानी ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का। अब कहेंगे सर क्वेश्चन में तो नहीं लिखा कि 90 का है, लेकिन हमें यहाँ पर जनरल परसेप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जनरल मतलब जैसे हम जनरली देखते हैं ना, उन चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 का। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा ही बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वालों ने जानबूझ के दिया है ताकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स का, इसका हम रियल लाइफ में यूज़ समझ के। अब ये रियल लाइफ की तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहे हो कितना भयंकर वाला दिया है। हम छाया की लंबाई से किसी वस्तु की लंबाई पता कर रहे हैं, है ना। एक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से सीखा था, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं किया, सिर्फ ट्रायंगल का यूज़ करके छाया की लंबाई से किसी वस्तु की लंबाई का, यानी मैं किसी पर्वत की लंबाई पता कर सकता हूँ सिर्फ उसकी छाया की लंबाई करके। समझ में आ गई? तो कितना रियल लाइफ का क्वेश्चन दिया उन्होंने जानबूझ करके कि भाई थोड़ा समझ में आए कि यार ये 90 का एंगल क्यों बना इस तरीके से, ठीक है। तो ये 90 का क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि कोई भी वस्तु होगी, लेट से मीनार होगी, दीवार होगी, खंबा होगा, वो धरती के साथ 90 का कोण बनाएगा, इसलिए यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। चलो जी, ये तो हो गया, एक कोण तो बराबर हो गया दोनों में। अच्छा अब एक और बात बताता हूँ आपको मैं, जो ये वाला कोण होता है ना, ये कोण और ये कोण, ये भी बराबर होंगे। अब इसका रीज़न समझना कि सर ये दोनों क्यों बराबर होंगे। देखो जो सूरज है ना, सूरज धरती पर जितनी भी वस्तुएं उनके साथ सेम एंगल बनाता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, एक तो मीनार होगी बहुत बड़ी और एक छोटी सी कीड़ी होगी, है ना, चाहे मैं हो गया, खुद समझ लो, एक तो मैं हो गया और एक लाल किला हो गया, उन दोनों के साथ सेम एंगल कैसे बना सकता है? सेम एंगल बनाएगा, कैसे बनाएगा वो समझो। जो सूरज है ना, उसके लिए धरती एक बिंदु के समान है, समझ रहे ना। सूरज बड़ा है कि धरती बड़ी है? सूरज बड़ा है, सूरज के अंदर हजारों धरतियां समा जाएं, यानी धरती जो है वो सूरज के लिए क्या है, एक बिंदु के समान है ना। तो एक बिंदु के समान होने के कारण धरती पर चाहे कितनी भी बड़ी वस्तु हो, सूरज के लिए तो एक एक बिंदु से भी छोटी है, तो जो एंगल बनेगा ना वो सब पे सेम बनता है। समझ में आ रही है? लेट्स से ये सूरज है ना, और ये धरती है। धरती तो सूरज के लिए एक बिंदु की तरह हुई ना, क्योंकि धरती बहुत छोटी है। तो सूरज से आने वाली किरणों के लिए जो धरती पर वस्तुएं हैं उन पर बनने वाला एंगल सबके लिए समान होगा, क्योंकि वो तो एक बिंदु की तरह हो गई। बात समझ में आई? तो इसलिए सूरज से जो भी रोशनी आती है ना, सभी वस्तुओं पर सेम एंगल बनाती है, चाहे मेरे पे बनाए, है ना। जैसे मेरे पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, छाया मेरी वहाँ पे बन रही है, तो जो एंगल वहाँ पे बनेगा ना, वो चाहे किसी भी वस्तु का हो, कितना भी बड़ी वस्तु हो, उसका जो एंगल बनेगा वो एंगल और मेरा एंगल सेम होगा। मैंने आपको बताया ना, वस्तु के बड़ी छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से मेरा एंगल तो इतना बन रहा है ना, कोई इतनी बड़ी वस्तु है उसका एंगल इतना बन रहा है, तो एंगल तो सेम ही बना, चाहे वस्तु छोटी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल पे। बताया था ना आपको, ये चीज़ थी। समझ में आ गई? सूरज बहुत बड़ा है और सूरज के लिए धरती जो है वो एक बिंदु के समान है, इसलिए सूरज से आने वाली किरणों में जब एंगल बनता है तो सभी वस्तुओं पर समान बनता है। एक तो ये रीज़न हो गया, एक रीज़न और देता हूँ। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर क्यों होगा, उसका रीज़न समझ लो। लेट्स से ये सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है, और ये मान लो कि ये आपकी एक मीनार है, ठीक है, और इससे मैं थोड़ी सी छोटी मान लेता हूँ कोई और चीज़, ये मान लो खंबा है, ठीक। अब सूरज से रोशनी आ रही है, ये आ रही है, और भी आ रही है, लेकिन मैं एक ही रोशनी लेके चल रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे धरती पे आके टकरा गई, लो जी धरती पे आके टकरा गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए सेम होगा ना। चाहे आप बड़ा ट्रायंगल ले लें, बड़ी वस्तु ले लें, चाहे आप छोटी वस्तु ले लें, एंगल तो दोनों के लिए सेम बना। अब धरती पे कितनी भी वस्तुएं हों, लेट से इस मीनार से भी ऊंची कोई वस्तु है, तो उसके लिए भी तो एंगल सेम ही बना, ये वाला। कोई इससे छोटी वस्तु है उसके लिए भी तो एंगल सेम बना, कोई इससे छोटी वस्तु है उसके लिए भी तो एंगल सेम, इसके लिए भी तो एंगल सेम, इसके लिए भी एंगल सेम। यहाँ पे चाहे इतनी वस्तु हो उसके लिए भी एंगल सेम बनेगा। कोई लेट से मान लो लाल किला खड़ा कर दिया ना यहाँ पे,
तो लाल किला के लिए भी तो एंगल सेम ही बनेगा। समझ में आ गई। हम अगर अकॉर्डिंग चलें, जैसे कोई छोटी सी वस्तु है तो हम यहाँ पर ना लेकर के यहाँ पर ले लेंगे ना, तब भी तो एंगल सेम ही बनेगा उसके लिए। समझ में आ गई। कोई बहुत बड़ी वस्तु है मान लो यहाँ तक, तो उसके लिए भी तो एंगल क्या बना, सेम ही बना। तो ये कहने का मतलब है जो सूरज से किरणें आती हैं ना, सूरज की रोशनी आती है, उसके लिए धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर एंगल सेम बनता है। अभी सुबह हो रही है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो सूरज की किरणें हैं अगर मुझ पे पड़ती हैं तो जो एंगल मेरे पे बनाएंगी वही सेम एंगल आप पे बनाएंगी। अगर इसी टाइम पे अगर आप देखें, जैसे अभी अभी बज रहे हैं 8:27 सुबह के, तो 8:27 पर आपके ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं और आप मेरे ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो जो हमारा एंगल है ना, मेरी परछाई के साथ जो एंगल है, आपका आपकी परछाई के साथ जो एंगल है, वो दोनों सेम होगा। हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो साइंस की बात थी थोड़ी सी, समझ में आ गया आपको ये चीज़ें। कोई डाउट हो, कोई लगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो पूछिएगा ज़रूर। और बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया अगर आप रियल लाइफ में कंपेयर करो तो, यानी आप पर्वत की छाया देख करके उसकी लंबाई बता सकते हो। समझ में आई, सिर्फ उसकी छाया देख कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से मैं इन दोनों का समरूप कह सकता हूँ। जैसे इनको समरूप कहूँगा तो फिर रेशियो बराबर करके पी क्या निकाल लूँगा। लिखना कैसे है वो देख लो। आप कहोगे माना, प्रॉपरली लिखवा रहा हूँ आपको मैं, आपको कहना पड़ेगा ना कि सर हमने ए बी को एक खंबा माना है, बी सी उसकी छाया है, पी क्या को एक मीनार माना है, क्या वर उसकी छाया है। तो माना ए बी एक स्तंभ है और बी सी उसकी छाया है। इसी तरीके से हमने पी क्या को क्या माना है, एक पी क्या एक क्या है भाई, मीनार है और क्या वार इसकी छाया है या उसकी छाया है। लंबाई भी लिख सकते थे आप, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी ले लिया व त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया। इन दोनों में एंगल क्यू और एंगल बी ये दोनों बराबर है ना, यहाँ पे बी लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि इसके हिसाब से चल रहे हैं ना। तो एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों बराबर हैं। आप चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप सिंगल नाम लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आकृति बिल्कुल सिंपल है ना। तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। अब यहाँ पर यह सवाल नहीं उठता कि सर ये क्वेश्चन दे नहीं रखा, है ना, लेकिन हम जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दोनों को ही 90 कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका जो एंगल आर है, इसका जो एंगल सी है, ये भी बराबर होगा। एंगल सी और एंगल आर ये बराबर होगा। अब इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न ये है कि सूरज द्वारा एक ही टाइम पर बनाया गया कोण सबके लिए बराबर होता है। सूरज द्वारा एक ही टाइम पर बनाया गया कोण सबके लिए बराबर होता है। लिख दो बस इसका, सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाया गया कोण। ठीक है, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से आप त्रिभुज ए बी सी को समरूप कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों समरूप दिखा दें। समरूप दिखाने के बाद इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बटा पी आर के। इसका रीज़न क्या होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, है कि नहीं, है ना। अच्छा अब मुझे ज़रूरत किसकी है, मुझे ज़रूरत है पी क्यू क्यू आर ए बी बी सी की। देखो फिर ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर इन दोनों की ज़रूरत है, इन दोनों को ले लेते हैं। यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के। अब वैल्यू रख दूंगा और पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना नोट कर लो। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ए बी कितना है, ए बी है 6 मीटर
बटे में पी क्यू का पता नहीं, बराबर बी सी कितना है, बी सी है 4 मीटर, बटे में क्यू आर है 28 मीटर। ठीक है, तो मीटर से एक प्रकार से मीटर कट गया। वैसे आपको कट काट के नहीं दिखाना होता, जनरल परसेप्शन में आता है। तो 28 की, अच्छा काट लेते हैं ना, 4 कम 4, 4 7 28, ये हो गया। 7 की 6 से गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, 7 6 42 मीटर, और पी क्या हो एक कम पी क्या हो, तो पी क्या की लेंथ कितनी आ गई, 42 मीटर आ गई। समझ में आ गया आपको? एक बार रिकैप कराऊँ, इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, समरूप, उसके बाद फिर रेशो बराबर हुए, सब रेशो बराबर होने के बाद पी क्या की लेंथ आ गई। ठीक है, कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो। अच्छा ये क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन, 12वां 14वां 16वां, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का हो जाता है, मतलब थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, जबकि ये क्वेश्चन आसान है। तो इनकी आकृतियाँ भी जो है ना, इनकी आकृतियाँ भी सेम है। जैसे ये है, क्या लिखा है कि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। दो त्रिभुज हैं, एक तो है जी अपना ए बी सी, और एक त्रिभुज अपना पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें ए डी और पी एम माध्यिकाएँ दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना, इस एक को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, आकृति बिल्कुल सेम हो जाएगी। यहाँ पर भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ना यहाँ पे ले आया ताकि 12वां क्वेश्चन और जो 16वां क्वेश्चन है इनकी आकृति बिल्कुल सेम बन जाए, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप ऐसा ही कंसेप्ट कर सकते थे, इसको समझ लेना। ठीक है, तो ए डी और पी एम ये दोनों माध्यिकाएँ दे रखी हैं। उस क्वेश्चन में तो ऐसा ही था, 12वें क्वेश्चन में। ठीक है, माध्यिकाएँ का मतलब क्या हो गया कि बी डी की लेंथ और डी सी की लेंथ बराबर है, ऐसे ही क्यू एम की लेंथ और एम आर की लेंथ ये भी क्या है, बराबर। थोड़ा सा इसको इस साइड बना देता हूँ ताकि थोड़ा लगे भी तो कि बराबर है कि नहीं है ना। अब ठीक है, ठीक। तो ए डी और पी एम दोनों माध्यिकाएँ आपको दी गई है। अच्छा, कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। अब की बार आपको समरूप दे दिया, पिछली बार प्रूफ करना था ना, अब की बार आपको समरूप ही दे दिया, यानी ए बी सी ये पूरा त्रिभुज समरूप दिया अब की बार, किसके, पी क्यू आर के। समरूप दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि समरूप मिल गया ना, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा अपने आप ही, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, है ना। और जो भुजाओं का अनुपात है, ए बी पी क्यू का, और ए सी पी आर का, बी सी क्यू आर का, ये बराबर हो जाएंगे, है ना। बी सी क्यू आर कह लो या फिर बी डी क्यू एम कह लो, तब भी तो बराबर होंगे क्योंकि आधा आधा हो गया। ठीक है, अच्छा हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ए बी बटा पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशो बराबर प्रूफ करना है ए डी बटा पी एम के, ए डी पी एम के रेशो के। समझ में आई? ए बी और पी क्यू का रेशो बराबर प्रूफ करना है ए डी और पी एम के। कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ये दोनों त्रिभुज ले लूँ, एक तो ए बी डी और एक पी क्यू एम, इन दोनों को अगर मैं समरूप दिखा दूँ, है ना, तो अपने आप ही ए बी पी क्यू का रेशो ए डी पी एम के रेशो के बराबर नहीं हो जाएगा, सिंपल। तो इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है बस। किनको, ए जी इनको, एक तो इसको और किसको, और एक हमारा जी इसको, इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, समरूप। और ये समरूप हैं भी, कैसे हैं बताता हूँ। देखो, ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा, रीजन बताओगे क्यों होगा? क्योंकि ये दे रखा है ना, ए बी सी पी का वर्ग के समरूप दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा ये एंगल तो बराबर है, और ए बी पी क्यू का रेशो बराबर मिला है बी सी क्यू आर के रेशो के। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए बी पी क्यू का रेशो बी सी क्यू आर के रेशो के बराबर मिला है ना, ए सी का भी मिला लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना। तो ए बी पी क्यू का रेशो बराबर मिला बी सी क्यू आर के रेशो के। अब बी सी का अगर मैं आधा कर दूँ, जैसे मैंने 12वें क्वेश्चन में किया था,
तो बी डी हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो क्या वो हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइड एंगल साइड नहीं लग रहा, साइड एंगल साइड से आप इन दोनों पिंक त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं, सिंपल। समझ में आ गई? ठीक है, नोट करें। हल लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो आप अपने आप लिखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली सिद्ध करा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप कहिएगा कि यार ये दोनों त्रिभुज हमारी समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से, ये आपको दिया हुआ है। अब हम इससे बेनिफिट लेंगे, ये दोनों समरूप दिए हैं तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्या वो बराबर होगा, और भी होंगे लेकिन जरूरत तो इसकी है ना, तो ये लिख दिया। रीजन समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है जी, हो गया। और अब ये समरूप दिया है तो इसका मतलब ए बी पी क्यू का रेशो बराबर होगा बी सी क्यू आर के रेशो के, और ये बराबर होगा ए सी पी आर के रेशो के, है ना। रीजन समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, अब मुझे इनमें से किसकी जरूरत है? बी और क्या को तो हमने बराबर कर दिया, एक काम तो हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर दिखा दिया। अब मुझे इसमें किसकी जरूरत है? ए बी पी क्या की और बी सी क्या आर की, फिर मैं इसका आधा कर दूंगा ना, तो इन दोनों को ले लेता हूँ, ए बी पी क्या ले लिया, बी सी क्या आर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का कर दूंगा आधा, बी सी और क्या आर का। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्या बराबर हो गया हाफ बी सी और हाफ क्या आर के, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ हाफ कर दिया जैसे 12th में किया था। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि ए बी पी का वो तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ना भी नहीं चाहिए था, चाहिए मुझे ए बी पी क्या था, है ना। और बी सी का हो गया आधा, बी सी का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा बी डी, और क्या आर का आधा करोगे तो क्या एम, और यही मुझे चाहिए था। अब देखो हमने कर क्या लिया, बी और क्या को बराबर कर दिया, ये चाहिए था हमें, और हमने ए बी पी क्या का रेशियो बराबर कर दिया बी डी क्या एम के, ए बी पी क्या रेशियो बराबर कर दिया बी डी क्या एम के, और यही हो गया, है ना। साइड एंगल साइड से आप क्या कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है। समझ में आई? आप इसको मत ध्यान में रखिए कि हमने क्या क्या स्टेप किए, क्या क्या, इसको ध्यान में रखो तो क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे कभी। आप ध्यान में रखिए कि हमने आकृतियों में कैसे किया, पहले आप आकृति में क्वेश्चन सोल्व करिए, आकृति में कर लिया ना तो ये तो अपने आप ही हो जाना है। ठीक है, तो ए बी पी क्या बराबर कर दिया हमने बी डी क्या एम के। अब यहाँ पे आप रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने इसका आधा किया है ना, तो इसका आधा करने पर ये कैसे आ गया, आप कहिएगा कि ए डी और पी एम, ये क्या आपकी ए डी और पी एम हमारी क्या है, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, अब आप ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी और पी क्या हुआ है, वापस से लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, लिख देता हूँ। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्या एम में, है ना, क्योंकि इसका जिक्र नहीं किया था ना, अब हमें जिक्र करना पड़ेगा। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर हो गया, ए बी पी क्या का रेशो बराबर हो गया बी डी क्या एम के। कहाँ? ये अभी अभी तो सिद्ध किया है, तो रीजन लिख दो, अभी सिद्ध किया। और क्या हुआ, और सर ये जो एंगल बी है ना, एंगल क्या के बराबर कर दिया, इसका रीज़न कब किया, अभी किया, लिख दो बस, अभी सिद्ध किया। समझ में आई? एंगल बी को एंगल क्या के बराबर सिद्ध किया था कि नहीं किया था, इसको बराबर इसके सिद्ध किया था नहीं किया था, तो बस लिख दिया। अब फिर लग गया यहाँ पे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, समरूप। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्या एम के। लॉजिक समझ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप करते रहना, इसको लिख लो पहले एक बार। ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम आकृति के हिसाब से चल रहे हैं। आप ये देखोगे तो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, है ना, लेकिन आकृति के हिसाब से समझो ना। हमने किया क्या, एंगल बी को एंगल क्या के बराबर किया पहले, उसके लिए इन दोनों को समरूप कर दिया। अच्छा, एंगल बी को एंगल क्या के बराबर किया, उसके बाद फिर हमने समरूप किया। एंगल बी को एंगल क्या के बराबर कर दिया, फिर ए बी पी क्या का रेशो और बी डी क्या एम का रेशो बराबर दिखा दिया। इससे क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या होगी, समरूप। अब इसी बात को मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी बटा पी क्या ए डी बटा पी एम के, तो ले लेते हैं।
ये जी ये रहा, ए बी बटा पी क्या ले लो, और ए डी बटा पी एम चाहिए, ए डी बटा पी एम ले लो। लिखने को तो आप ये भी लिख सकते थे बी डी बटा क्या हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने सीधा डायरेक्टली कर दिया। तो ये दोनों क्या हो गया आपके बराबर हो गए। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे समरूप त्रिभुजों के की संगत भुजाएं। हो गया काम, समझ में आया, वापस समझ लो, रिकैप करा देता हूँ आपको मैं। क्या काम किया मैंने, मुझे त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखी थी इसके, इसका मतलब ए बी पी क्या होगा रेशियो बराबर होगा बी सी क्या हुआ के, है ना। तो मैंने बी सी का आधा करके बी डी कर दिया, क्या हुआ का आधा करके क्या हुआ कर दिया। अच्छा एंगल बी और एंगल क्या हो तो बराबर होना ही है, क्योंकि समरूप दे रखी है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों छोटी छोटी त्रिभुजों भी समरूप आ गए। ये समरूप आ जाने के बाद हमें चाहिए था ए बी बटा पी क्या हो, ए डी बटा पी एम, तो वहाँ से ले लिया, सिंपल है ना। अब इसी बात कहानी को मैंने ऐसे लिख दिया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। दो क्वेश्चन बच गए, छठा और 14वां क्वेश्चन, इनको कराऊंगा मैं कल प्रॉपरली, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो आज क्वेश्चन कराए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो इस पूरी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 6.3 को वापस से निकाल लीजिएगा, उन दोनों क्वेश्चन को एक बार छोड़ करके। 14 क्वेश्चन बच गए ना, तो 14 के 14 क्वेश्चन जो है ना आप अपने आप निकाल लीजिएगा रफ कॉपी पे, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी बार ज़्यादा आएगा आपको समझ में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होशियार होते हैं वो किसी अच्छे टीचर, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। होशियार स्टूडेंट का चक्कर ये होता है कि वो बेशक किसी टीचर से पढ़ रहा हो, वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने का मतलब एक एक क्वेश्चन को वो 3-3 4-4 बार निकाल के देख लेता है। सिंपल सा रूल बताता हूँ आपको मैथमेटिक्स में, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सिंपल रूल है, लेकिन है ना मैं बता तो सभी को रहा हूँ, सभी फॉलो नहीं करेंगे उसको, है ना। रूल ये है कि आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बार बार क्वेश्चंस निकालने हैं, बार बार, ठीक है। जैसे अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताई थी, आप फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि यार जो आपके पिछले चैप्टर्स हैं, जैसे आपका हो गया 4th 5th 6th जो ये चैप्टर है, इनको है ना आप साथ साथ निकालते जाइए, दो दो क्वेश्चन हर रोज़ निकाल लिए, 3-3 निकाल लिए, ठीक है। कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि चलो ये भी निकाल लिया, ये भी, है ना। लेकिन साथ साथ निकालते जाइए, नहीं तो आप जो पिछले क्वेश्चन है वो भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे तो निकालते जाएंगे, तो फिर आपको है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मेरे को पिछले क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो कॉन्फिडेंस लो नहीं हो जाता, अपने को ऐसा लगता है कि यार कभी मैं पिछले वाला भूल तो नहीं रहा, भूल तो नहीं रहा, ऐसा लगता है ना। वो इसलिए लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, वो धूल मिट्टी चिपक जाते हैं ना, तो उसको झड़काते रहा करो बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो काम क्या दिया है आज, ये 4 क्वेश्चन आप फेयर में करिएगा, फेयर कॉपी लगा रखी है आपने, और ये जो पूरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3, इसको कम्प्लीटली आप रफ पे निकालिएगा, दो क्वेश्चन को छोड़ करके, छठा और 14वां, उनको आप कल कर लेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू।